लेट्स मूव टू सम इंटरेस्टिंग टॉपिक बिफोर वी मूव इनटू महाभारत। थोड़ा सा एक आपको आइडिया देते हैं कि हमारा समाज और हमारी साइंस, हमारे जो लेख लिखे गए हैं वो कितने महान हैं। तो साइंस एंड सनातन, हर धर्म में पहले धर्म आया, साइंस बाद में आई। हमारा ही एक धर्म है जिसमें साइंस पहले थी, धर्म बाद में आया। वो मैं अभी आपको प्रूव करता हूं। हमारे यहां शतपथ ब्राह्मण है, उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो एक ब्राह्मण जिसके शतपात हो, मतलब 100 रास्ते पे जाता हो, 100 रास्ते देखे हों जिसने, शतपथ ब्राह्मण है। ये आपका यजुर्वेद का पार्ट है। ये 3000 BC में लिखे गए थे। ये 3000 BC, आज से 5000 साल पहले ये श्लोक लिखे गए। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का पार्ट है। इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लिखी गई है, और पाइथागोरस थ्योरम जो लिखी गई थी वो 470 BC में लिखी गई थी। पाइथागोरस ने लिखी थी। जो ग्रीक्स कहते हैं कि पाइथागोरस ने लिखा है, वो 3000 BC में ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिख दिया था। 3000 BC में शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, यजुर्वेद का पार्ट है ये। इट प्रोवाइड्स कैलकुलेशन ऑफ पाई, जो कि आर्किमिडीज ऑफ साइरकस ने हमारे वही है। वेस्टर्न लोगों ने तो बोला कि 2000 या 2500 साल से पहले तो कुछ सभ्यता थी नहीं, उसके पहले की हिस्ट्री को हिस्ट्री मानते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ग्रीक सभ्यता को मान लेते हैं, या बेबीलोनियन को मान लेते हैं, इजिप्शियन सभ्यता को मान लेते हैं। वो हमारी सभ्यता को तो मानते नहीं कि 5000 साल पहले भी कुछ था, क्योंकि उनके यहाँ कुछ नहीं था तो मानेंगे कैसे। तो आर्किमिडीज ऑफ साइरकस जो था, उसने कैलकुलेशन ऑफ पाई दी थी, जो कि ग्रीक्स बोलते हैं या यूरोपियंस बोलते हैं कि पाई की पहली कैलकुलेशन वो है। लेकिन पाई की पहली कैलकुलेशन आप 3000 BC में देखेंगे यजुर्वेद में, और ऋग्वेद में तो उसके भी 1000 साल पहले, 4000 साल पहले एक पाई की कैलकुलेशन है। एक सिंपल सा श्लोक है, वो याद कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको पाई की वैल्यू 32 डेसिमल डिजिट्स तक मिलेगी आपको। कैन यू बिलीव दिस? एक श्लोक है सिर्फ ऋग्वेद का। ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड प्लैनेटरी डिस्टेंसेस, सब कुछ है इसके अंदर, वो 3000 BC में। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बताया था, हम हिंदी मीडियम से, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम टिल माय 12th स्टैंडर्ड। इवन माय BSc में भी हम हिंदी में, फिजिक्स के पेपर भी हिंदी में देते थे, और मैथ्स के पेपर भी हिंदी में देते थे। तो हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। हम भूवृत्त भी नहीं बोलते। गोला क्या होता है? स्फीयर। वृत्त इज सर्किल। सर्किल इज 2 डायमेंशनल। हमने बोला कि गोल है, लेकिन गोल है मतलब गोला है, सर्कुलर नहीं। इट इज नॉट ओनली सर्किल, इट इज नॉट 2 डायमेंशनल, इट इज 3 डायमेंशनल। ये हमने बहुत पहले से बोला हुआ है। और गैलीलियो ने जब सिर्फ इतना बोला कि पृथ्वी गोल है, तो उसको अपने हाउस में अरेस्ट कर दिया गया आजीवन। उस साइंटिस्ट को अरेस्ट कर दिया गया, चर्च ने अरेस्ट करा, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा था वहां पे। साइंस नहीं था, धर्म था। वो धार्मिक गुरुओं ने उसके अपने घर में हाउस अरेस्ट कर दिया आजीवन काल के लिए। 30 साल तक अपने घर में, जब तक मरा नहीं बेचारा, हाउस अरेस्ट में था। आपने बोल कैसे दिया कि भूगोल है, मतलब भूमि गोल है? और हमारे तो गोल नहीं बोला कि हमारे तो सिर्फ सर्कुलर नहीं, हमारा गोल है, स्फेरिकल है भाई। दैट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते इन सब शब्दों पे। ये संस्कृत के शब्द हैं, और हमें आज वेस्टर्न्स बताते हैं कि भूगोल हमने बताया था, गैलीलियो ने या किसी ने बता दिया था। दैट इज हाउ इट इज। सुलभ सूत्र है। आप 3000 BC मत जाइए, 800 BC में जाइए। सुलभ सूत्र है। इन सुलभ सूत्रों को तो बहुत सारे साइंटिस्ट भी मानते हैं, वेस्टर्न साइंटिस्ट मानते हैं। 800 BC में करीब लिखे गए थे। बहुत 4 तरीके के 4 साइंटिस्ट ने लिखे थे, बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन। इनके सुलभ सूत्र हैं। तो सुलभ सूत्र लिखे गए थे, रस्सियों के सूत्र लिखे गए थे, वो ज्योमेट्रिकल सूत्र थे। 800 BC में लिखे गए थे। And it has calculated, it gives you Pythagoras theorem, it gives you calculation of pi। 800 BC में लिख दिए गए थे, और उसके बहुत बाद पाइथागोरस ने फिर बाद में लिखा था। सूर्य सिद्धांत एक हमारे यहाँ है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 14,000 BC पुराना है, सूर्य सिद्धांत। और इसमें पूरा एस्ट्रोनॉमी है, मतलब पूरा एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी, पूरे प्लेनेटरी डिस्टेंसेस है, एपोजी पेरिजी। कोई साइंस का स्टूडेंट हो उसको मालूम होगा प्लेनेट का डिस्टेंस। तो आपके एपोजी पेरिजी के कैलकुलेशंस इसके अंदर, इस सारी कैलकुलेशंस हैं। और इसका सबसे पहली बार अनुवाद जो किसी ने किया था, एक 1860 में बुक लिखी थी, एबनेजर बर्जेस की बुक है सूर्य सिद्धांत की। उसका पूरा ट्रांसलेशन किया था, बड़ी सी बुक है। एक श्लोक का अनुवाद 5-5 पेज में जाता है,
और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, इस बुक को खोल के देखिएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, कैलकुलस की इक्वेशंस लगाने के पश्चात ही आपको उस एक दो लाइन का अनुवाद 3 पेज की कैलकुलेशंस होती हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिकल और कैलकुलस की इक्वेशन से आप उसको पता लगा सकते हो। दैट वाज आवर साइंस, सूर्य सिद्धांत वो हमारे यहां था, सब खो गया है। एक बहुत बढ़िया बुक है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, द साइंस ऑफ द सेक्रेड, डेविड ऑसबॉर्न ने लिखी है, बहुत बढ़िया बुक है। एंड ये एक ऐसा स्कॉलर है जिसने पहली बार रियलाइज किया कि इंडिया से ही सारी साइंस निकली थी। तो ही सेज कि थॉमस मैकेले जो था, थॉमस मैकेले हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन टू इंडिया, वो चाहता क्या था कि इंडियंस जो है खून और रंग से तो इंडियंस रहे, लेकिन अपने बर्ताव में, अपने ओपिनियन में, अपने विचारधारा में, अपने इंटेलेक्ट में, अपनी बुद्धि से सारे के सारे अंग्रेज हो जाएं। और वही मैकॉले ने अपनी एजुकेशन सिस्टम लाया, हमारे वेदों को सब कुछ हटा दिया। पाइथागोरस वेंट टू गैंजेस टू लर्न ज्योमेट्री। पाइथागोरस एक्चुअली यहां आया था, बनारस आया था टू लर्न ज्योमेट्री, एंड इट इज रिटन बाय वोल्टायर। वोल्टायर वाज अ फ्रेंच राइटर एंड फिलोसोफर, उसने अपनी किताब में लिखा है। फिर अब्राहम सैडनबर्ग ने लिखा है कि द अर्ली सुलभ सूत्रस इंस्पायर्ड ऑल द मैथमेटिशियंस अक्रॉस इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, ग्रीस, सबको उसने सिखाया है। एंड वैदिक कॉस्मोलॉजी इज द ओनली, कार्ल सागन, तो अभी थोड़े दिनों पहले ही, थोड़े सालों पहले ही उनका देहांत हुआ है, ही इज अ बिग साइंटिस्ट। वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में लिखा है कि इट इज, वो जननी है, उसमें जो कैलकुलेशन है सूर्य सिद्धांत में, इट इज एक्यूरेट टू द मिनट, जो आज भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा सकते। वो कार्ल सागन ने बोला है, अभी थोड़े दिनों पहले देहांत हुआ उसका। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक में। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको मालूम है, इतना बेसिक तो सबने पढ़ी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का 470 बीसी में मैंने बताया था ना कि पाइथागोरस थ्योरम लाई थी, लेकिन सुलभ सूत्र 800 बीसी में लिखे थे, बौद्धायन, ऋषि बौद्धायन ने लिखे थे। और उसने क्या लिखा है, दीर्घ चतुर्षाण्या रज्जु पार्श्वमणि तिर्यगामानि च यत्र पृथक भूते कृतस्य करोति। पहले जमाने में क्या होता था कि हम जब वेदी, आज के जमाने में तो क्या होता है, जब आप कभी अपने घर में यज्ञ हवन कराइए तो एक कोई भी वेदी, यज्ञ वेदी उठा के रख लेते हैं ना वो, और मंत्र पढ़ते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे वेदों के हिसाब से हर वेदी कितना बड़ा एरिया है जितने आप लोग बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से कितनी बड़ी यज्ञ वेदी बनेगी, और किस ईश्वर की आप आराधना करें, चंद्र की, सूर्य की, किसकी आराधना करें। तो वेदी का आकार सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, पिरामिडिकल भी हो सकता है, फैल्कन शेप भी हो सकता है। अगर आप गरुड़ की उपासना कर रहे हैं तो फैल्कन शेप बनाना पड़ता था। उन सबके कैलकुलेशंस के लिए बौद्धायन ने सूत्र लिखे थे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनने हैं। तो वो क्या बोलते हैं, दीर्घ चतुर्षाण्य मतलब कि जो चतुर्षाण्या मतलब कि जो एक स्क्वायर लीजिए, उसके एक रेक्टेंगल लीजिए, सॉरी, रेक्टेंगल के दोनों साइड्स का जो स्क्वायर बना दीजिए। उन स्क्वायर्स का जो सम होगा वो जो डायगोनल के सम के बराबर होगा। सो लेट्स टेक दिस इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस पे ये स्क्वायर बनाइए, इस पे ये स्क्वायर बनाइए, इस पे ये स्क्वायर बनाइए। ए और बी का जो स्क्वायर बना है उसका क्षेत्रफल इज इक्वल टू द क्षेत्रफल ऑफ सी के का जो स्क्वायर बना है, एंड दैट इज व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। इट वाज रिटन इन 800 बीसी। मतलब अगर हम 3000 बीसी भी ना माने तो 470 बीसी से करीब 250 साल पहले किसी आदमी ने लिख के गया था, और यूरोपियंस ने माना नहीं। पाइथागोरस का आज भी नाम चलता है बच्चे के मुंह पे, कोई बौद्धायन का नाम भी नहीं जानता हो हमारे यहाँ। ये हमारी विडंबना है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि बच्चों को जब तक अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम होगा, हम अगर अपने इतिहास के बारे में शर्मिंदा होते रहेंगे, अंग्रेज जो करता है बहुत अच्छा है, जब तक हम अपने इतिहास के बारे में शर्मिंदा होंगे कभी अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। जो अपना भूत नहीं जानता वो अपना भविष्य नहीं बना सकता। सर्किल ऑफ एरिया इक्वल टू सर्किल ऑफ स्क्वायर, इससे पाई की वैल्यू निकलती है। बड़ा सिंपल सी है। अगर उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई एक एरिया दे रखा है, इतने एरिया का स्क्वायर बनाना है, सर्किल बनाना है, तो उसके लिए पाई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जो भी साइंस थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, अगर आपको एक एरिया दे रखा है तो आपको उसके बराबर का सर्किल बनाना है, तो आपको आर फाइंड आउट, रेडियस फाइंड आउट करना, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए पाई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब ये देखिए कैसे निकला। वो बोलते चतुरस्त्रम मंडलम चिकीर्षम अक्षरम मध्य प्राचीन भम पाते। मतलब अब इस पूरे श्लोक का इंग्लिश में अनुवाद है कि ड्रा हाफ इट्स डायगोनल, तो एक स्क्वायर लीजिए। लेट्स टेक फॉर द सिंप्लिसिटी, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, उस स्क्वायर की साइड 2 यूनिट की है, सिंपल है, सिंप्लिसिटी के लिए। उसका ये डायगोनल हुआ, क्या कहता है, ड्रा हाफ इट्स डायगोनल। हाफ ऑफ इट्स डायगोनल कितना हुआ, उसका डायगोनल कितना निकलेगा, डायगोनल वही पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो कितना निकला, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू
अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2, ये हो गया सिंपल। तो ये क्या कहता है, ड्रॉ हाफ इट्स डायगोनल, ये हाफ इट्स डायगोनल रूट 2 हुआ, ये AO साइड AO विल बी रूट 2। अब वो बोलता है कि ड्रॉ अबाउट द सेंटर टुवर्ड्स द ईस्ट वेस्ट लाइन, मतलब कि ये ऐसे सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दीजिए उसने बोला। एंड फिर बोला कि एंड देन डिस्क्राइब सर्कल टुगेदर विद द थर्ड पार्ट व्हिच लाइज आउटसाइड, मतलब कि जो सर्कल ड्रॉ किया वो भी रूट 2 हो जाएगा क्योंकि हमने तो इसको ऐसे ड्रॉ किया है। अब ये क्या बोलता है कि इसमें OB तो जोड़ी है, जो भाग है अंदर वो तो जोड़ी है ही, लेकिन जो भाग बाहर है उसका 1/3 जोड़ी है। तो जो भाग बाहर है, अगर ये मेरी साइड 1 यूनिट के है तो अब अगर मैंने उसका हाफ साइड कितना हो गया, तो OB कितना हो गया 1 यूनिट, और तो BC कितना हो गया रूट 2 - 1, बड़ा सिंपल है। अब वो बोलता है कि इसका 1/3 ऐड कर दीजिए, तो रेडियस कितना हो गया OB अंदर का जो पार्ट और जो बाहर का पार्ट उसका 1/3 ऐड कर दीजिए, और फिर तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू जो आपने निकाला है 1 + 1/3 1.1381 रेडियस है। अब चेक करते हैं कि अगर ये सही है कि नहीं है, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। रेडियस तो आपने इस तरह से निकाल दिया, अब ये रेडियस सही कि नहीं। हमको कितना क्षेत्रफल बनाना था, 2 का हमने लिया था, 2 का क्षेत्रफल के बराबर सर्कल में था, तो 2 एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 4। अगर पाई r स्क्वायर करेंगे तो 4.07 आ रहा है, इतने डेसिमल डिजिट तक करेक्ट है। देखिए आप दोनों का एरिया सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो यही पाई की वैल्यू है, यहीं से पाई की वैल्यू निकली है। और ये बौद्धायन के सुलभ सूत्र में लिखा हुआ 800 BC में लिख के गया है वो बंदा पाई की वैल्यू। और इससे भी बढ़िया पाई की वैल्यू ऋग्वेद में लिखी है, जो ऋग्वेद में ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखी हुई है। सिंपल है, मैं ये आपको कैलकुलेट नहीं करता हूं, बस ये फॉर द पॉजिटिव ऑफ टाइम मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे जो श्लोक लिखा है उन्होंने बोला है आसन्नो, मतलब उसने बोला कि ऐड 4 to 100 मल्टीप्लाई बाय दिस, इसमें मैं एक वर्ड है आसन्नो। उसने बोला कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई की जो वैल्यू निकलेगी 3.1416 निकलेगी, है ना। उसने बोला, और यही पाई की वैल्यू होती है 22/7। उसने बोला ये वैल्यू निकलेगी, और ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, देख करके देख लेना। 3.1416 वैल्यू निकल रही है इस फॉर्मूले से। लेकिन बात ये नहीं है, बात वो ये कह रहा है, हमारे आर्यभट्ट कह रहे मैथमेटिशियन थे वो, जो 500 AD में, वो बोल रहे हैं कि ये जो पाई की वैल्यू है कंप्लीट नहीं, आसन्न मतलब इट इज अप्रोक्सीमेट। तो पहली बार किसी ने इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की परिभाषा किसने दी थी, आर्यभट्ट ने दी थी। और हमारे यहाँ यूरोपियंस बोलते हैं, लैम्बर्ट ने बोला था सबसे पहले इरेशनल नंबर्स आते हैं, 1761 में बोला था। कोई मानता ही नहीं कि 500 AD में आर्यभट्ट बोल के चले गए थे। ये है हमारी संस्कृति, और क्यों खो रही है, क्योंकि हमें खुद को इंटरेस्ट नहीं है। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा किसने कितना पढ़ा है। और यही मेरी मुहिम है कि मैं लोगों, जनमानस तक मैं ये बात फैलाऊं, बताऊं कि भाई तुम्हारे वेदों में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, अगर रिसर्च करोगे तो पता नहीं क्या बना दोगे। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके, मैं सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, प्लीज आप अपने बच्चों के दिखाइए, क्योंकि आज जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, ये कुछ पढ़ के शायद इसके मन में आज ये जिज्ञासा पैदा हो और ये बोले कि अरे यार मैं वेद उठा के पढ़ता हूं, मैं सुलभ सूत्र उठा के पढ़ता हूं, कुछ मैं कर डालूं शायद दुनिया में। दिस इज हाउ इट इज। यूरोपियंस मानने को तैयार नहीं है ये सब लिखा हुआ है।